तो चार्जिंग सेक्शन में क्या बताया था कि गवर्नमेंट को हक मिलेगा टैक्स मांगने का, और चार्जिंग सेक्शन जो है वो सेक्शन 3 है, और इसमें लिखा हुआ है कि गुड्स एक्साइजेबल होना चाहिए। एक्साइजेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, दैट गुड्स शुड बी मेंशन्ड इन सीटा, और सिर्फ सीटा में मेंशन नहीं होना चाहिए। मेंशन इन सीटा का मतलब उस गुड्स का नाम इस सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए, रेट ऑफ ड्यूटी के साथ, शुड बी मेंशन इन रेट ऑफ ड्यूटी के साथ मेंशन होना चाहिए। लेकिन अगर गुड्स का नाम मेंशन नहीं है, रेट ऑफ ड्यूटी मेंशन नहीं है, ब्लैंक रखा हुआ है, तो वो एक्साइजेबल गुड्स नहीं है, और एक्साइजेबल गुड्स नहीं है तो एक्साइज ड्यूटी नहीं लग सकता। फिर एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में जहां पर गुड्स क्या होता है वो डिस्प्यूट हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुड्स जो मूवेबल होगा या मार्केटेबल होगा उसी को गुड्स कहेंगे। यानी कि इमूवेबल गुड्स पे, यानी कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रिएट होती है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। एस्केलेटर बनता है, लिफ्ट बनता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। तो गुड्स शुड बी मूवेबल। और मूवेबल का मतलब क्या हुआ कि वो अपने जगह से हिल जाए एज इट इज, यानी कि जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हुआ वैसे ही उस जगह वो गुड्स को हिलना चाहिए। और हिलने का मतलब क्या होता है, मूवमेंट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहा। मैं अगर फूंक मारता हूं और वो गुड्स हिल जाता है तो वो मूवेबल माना जाएगा, चाहे वो क्रेन से हिले, फोर्स से हिले, सिर्फ हिलना चाहिए, ठीक है। और उसको तोड़ के नहीं हिलना चाहिए, जैसा बना है वैसे ही हिलना चाहिए, ठीक है। और मार्केटेबल होना चाहिए। मार्केटेबल का मतलब ये होता है कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड। कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड का मतलब कि मैंने गुड्स अगर कोई मैन्युफैक्चर किया है, मैं उसको ले जाके बेचूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई दूसरा अगर खरीद बेच रहा है तो मेरा मैन्युफैक्चर गुड्स क्या हो जाएगा, मार्केटेबल हो जाएगा। फिर क्या वेस्ट गुड्स मार्केटेबल होता है? क्या वेस्ट गुड्स लोग खरीदते बेचते हैं मार्केट में? मैं तो एक्चुअली में बेच रहा हूं लेकिन लोग खरीदते बेचते नहीं है, इसलिए वो मार्केटेबल नहीं है। इसीलिए वेस्ट गुड्स को डीम मार्केटेबल बनाया गया। तो एक्चुअल सोल्ड इज नॉट नेसेसरी, सॉरी, बाकी लोग खरीदे बेचे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बेच देता हूं, भले एक ही बायर को बेच रहा हूं, तो उसको मार्केटेबल कहेंगे, डीम मार्केटेबल। तो 4M की कंडीशंस होनी चाहिए, मूवेबल, मार्केटेबल, मैन्युफैक्चर और मेंशन इन सीटा। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, व्हेन अ न्यू सब्सटेंस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और मैन्युफैक्चर कहां होना चाहिए, इन इंडिया होना चाहिए। अब एक्चुअल मैन्युफैक्चर व्हेन अ न्यू सब्सटेंस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद डिस्टिंक्ट नेम, कैरेक्टर और यूज। जैसे दूध से पनीर बन गया तो पहले मिल्क कहलाता था, अब वो पनीर कहला रहा है, तो नाम चेंज हो गया, कैरेक्टर चेंज हो गया, यूज चेंज हो गया। एक लॉग ऑफ वुड है, उसको आपने काट के टेबल बना दिया, तो पहले लॉग ऑफ वुड बोलते थे, अब वो टेबल कहला रहा। नेम चेंज, कैरेक्टर चेंज और यूज चेंज। तो अगर ये सब है तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चर कहेंगे, ठीक। उसके बाद डीम्ड मैन्युफैक्चर का कॉन्सेप्ट है, जहां पर पैकिंग करना, बड़े पैक से स्मॉल पैक, उसको भी मैन्युफैक्चर कहेंगे। और ये मैन्युफैक्चर है क्या, या तो 3rd शेड्यूल ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 लिखा होगा या 1st शेड्यूल टू सीटा लिखा हुआ, तो इसको हम लोग डीम्ड मैन्युफैक्चर कहेंगे। क्या वेस्ट और स्क्रैप मैन्युफैक्चर है? वेस्ट और स्क्रैप कोई बनाना नहीं चाहता, लेकिन ये बन जाता है, इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चर। और वेस्ट और स्क्रैप के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। अब वेस्ट और स्क्रैप एक्साइज ड्यूटी तभी लगेगी जब 4M के कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, मूवेबल होना चाहिए, मार्केटेबल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेस्ट और स्क्रैप क्योंकि मार्केटेबल नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लग सकती। इसीलिए लॉ को चेंज करके वेस्ट और स्क्रैप को क्या कहा गया, डीम मार्केटेबल कहा गया। तो इस पे द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देयरफॉर ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चर। असेंबली, जैसे कंप्यूटर पार्ट्स में असेंबल करता हूं और कंप्यूटर बन जाता है, तो क्या उसको भी हम मैन्युफैक्चर मानेंगे? बोला यस, इफ न्यू सब्सटेंस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, मान लो गाड़ी बन के तैयार हो गई, उसके बाद मैं उसको पॉलिश कर रहा हूं, तो वो पॉलिश करना इंसिडेंटल और एंसिलरी प्रोसेस है। मैंने कोई स्टील बनाया और उसके ऊपर मैं गैल्वेनाइज प्रोसेस कर रहा हूं ताकि उस पर जंग ना लगे, तो दैट गैल्वेनाइज प्रोसेस ऑल्सो is not though a manufacture but it is incidental or ancillary process. अब galvanized process though not manufacture, क्या galvanized process के value के ऊपर excise duty लगेगी? Yes, because it is incidental or ancillary to actual manufacture. So not a manufacture but required for completion of manufacturing process of manufactured product. Section 2F subsection clause I, manufacture includes process incidental or ancillary to the completion of manufactured product. फिर ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब 4M के जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो उसको क्या कहेंगे, उसे एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी।
अब एक्साइज गुड्स या तो एक्साइजेबल होगा या नॉन एक्साइजेबल होगा। एक्साइजेबल का मतलब बताया था टैक्सेबल, नॉन एक्साइजेबल का मतलब बताया ना नॉन टैक्सेबल। अब नॉन एक्साइजेबल कब होगा, जब 4M के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नॉन एक्साइजेबल है। अगर 4M के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो वो एक्साइजेबल है। एक्साइजेबल भी दो तरह के, ड्यूटेबल, नॉन ड्यूटेबल। और नॉन ड्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जिसपे 0% ड्यूटी लग रहा है। तो अगर सीटा में लिखा हुआ 0% तो वो नॉन ड्यूटेबल है। सीटा में लिखा हुआ 16% लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि 16% ड्यूटी इज एग्जेम्प्ट, तो भी वो नॉन ड्यूटेबल हो जाएगा। ठीक, ड्यूटेबल भी दो तरह के, फुल्ली ड्यूटेबल एंड पार्शली ड्यूटेबल। जो सर्विस टैक्स में अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ भी है। तो पार्शली ड्यूटेबल, सीटा में लिखा हुआ 16%, गवर्नमेंट ने 50% का एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन डाल दिया तो 8% ड्यूटी लग रही है, तो वो पार्शली ड्यूटेबल है। ठीक है, तब मूवेबल प्लस मार्केटेबल, यस। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यस। मेंशन इन सीटा, यस। रेट ऑफ ड्यूटी मेंशन, यस। तो एक्साइजेबल और ड्यूटेबल हो जाएगा। फिर मूवेबल मार्केटेबल, यस। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यस। मेंशन इन सीटा, यस। लेकिन रेट ऑफ ड्यूटी ब्लैंक है। जब ब्लैंक है तो नॉन एक्साइजेबल गुड्स हो गया। ड्यूटेबल और नॉन ड्यूटेबल भी बोलते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। नॉन एक्साइजेबल है तो नॉन ड्यूटेबल है ही। मूवेबल मार्केटेबल, यस। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यस। मेंशन इन सीटा, यस। और रेट ऑफ ड्यूटी 16% मेंशन है, लेकिन एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन 100% का है। इसका मतलब एक्साइजेबल तो है लेकिन नॉन ड्यूटेबल है। तो एक्साइजेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूटेबल। उसके बाद मूवेबल मार्केटेबल, यस। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यस। मेंशन इन सीटा, यस। और रेट ऑफ ड्यूटी 16% लेकिन एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन 50% का है। तो एक्साइजेबल गुड्स एंड ड्यूटेबल, दो इट इज पार्शली ड्यूटेबल एट द रेट ऑफ 8%। उसके बाद इसको मूवेबल मार्केटेबल, यस। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यस। मेंशन इन सीटा, यस। और रेट ऑफ ड्यूटी इन सीटा नील ही लिख दिया तो ऑब्वियसली एक्साइजेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूटेबल गुड्स, यहाँ पर नोटिफिकेशन लाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यस। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यस। और सीटा में ये गुड्स का नाम मेंशन ही नहीं है तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो नॉन एक्साइजेबल गुड्स। मूवेबल मार्केटेबल, यस। मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया और नॉट ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चर्ड एंड आल्सो डीम्ड एंड आल्सो नॉट मैन्युफैक्चर, यानी कि मैन्युफैक्चर तो है लेकिन आउटसाइड इंडिया है। इन इंडिया मैन्युफैक्चर है लेकिन मैन्युफैक्चर माना नहीं गया और डीम्ड मैन्युफैक्चर भी नहीं माना गया, तो बाकी कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, नॉन एक्साइजेबल। मूवेबल मार्केटेबल, यस। मैन्युफैक्चर माना ही नहीं गया, बाकी नॉन एक्साइजेबल। लेकिन मूवेबल भी मार्केटेबल नहीं है तो नॉन एक्साइजेबल गुड्स। ठीक है, और गुड्स मैंने बताया था दो पार्ट के, ऐसे कर लो, एक्साइजेबल गुड्स और नॉन एक्साइजेबल गुड्स। नॉन एक्साइजेबल गुड्स का ये डेफिनेशन, नॉट मेंशन इन सीटा और मेंशन इन सीटा बट रेट ऑफ ड्यूटी इज लेफ्ट ब्लैंक, जो अभी एग्जांपल लिया। नॉन एक्साइजेबल गुड्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन ड्यूटेबल गुड्स। फिर एक्साइजेबल गुड्स ड्यूटेबल और नॉन ड्यूटेबल। ड्यूटेबल एक्साइजेबल गुड्स कब होगा, जब 4M के कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। और रेट मेंशन है तो ड्यूटेबल है, रेट में अगर 0 मेंशन है सीटा में तो नॉन ड्यूटेबल है। रेट मेंशन है लेकिन 100% एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन तो भी नॉन ड्यूटेबल है। ठीक है, अब जैसे ही 4M के कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, यानी कि जिस डेट को 4M का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ उसी डेट को गवर्नमेंट को हक मिल जाता है एक्साइज ड्यूटी लेने का। और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंप्लीट कहाँ होगी, फैक्ट्री के अंदर। लेकिन क्या ड्यूटी उसी वक्त मांग लेते हैं, नहीं, ड्यूटी कब मांगते हैं, ऑन द डेट ऑफ रिमूवल। तो रूल 5 है, ऑन द डेट व्हेन सच गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए फैक्ट्री और ए वेयरहाउस। तो रिलेवेंट डेट फॉर ए डेट ऑफ ड्यूटी एंड वैल्यू, तो जिस डेट को रिमूव हो रही है उस दिन का रेट देखेंगे और उस दिन की वैल्यू देखेंगे। ठीक, कलेक्शन। अब देखिए, एक कलेक्शन करने से पहले कॉन्सेप्ट है कि अगर लेवाई हो गया तो गवर्नमेंट ड्यूटी मांग के रहेगी। ये गवर्नमेंट आपसे अगर नहीं मांगती है तो एहसान कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली एक्साइज ड्यूटी मांगने का जो प्रोसेस है वो पोस्टपोन कर दिया गया फ्रॉम टू द डेट ऑफ रिमूवल। होना कब चाहिए था, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, लेकिन इसको शिफ्ट कहां तक कर दिया गया, डेट ऑफ रिमूवल में। ठीक है, एक चीज और बता दूं, जिस दिन मैन्युफैक्चर कंप्लीट होता है, जिस दिन मैन्युफैक्चर कंप्लीट होता है उस दिन देखते हैं मूवेबल, उस दिन देखते हैं मार्केटेबल, उस दिन देखते हैं मेंशन इन सीटा। अब यहां आइए,
फर्स्ट लेवाई एंड देन कलेक्शन, नो लेवाई नो कलेक्शन, इफ देयर इज लेवाई कलेक्शन इज इनएविटेबल। लेवाई है तो कलेक्शन हो के रहेगा, कोई नहीं छोड़ सकता। देखिए इस एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। रेट ऑफ ड्यूटी यानी कि जिस दिन लेवाई हुआ है, जिस दिन 4M के कंडीशन को सेटिस्फाई किया, उस दिन रेट ऑफ ड्यूटी जो प्रिवेलेंट था 16% था। कलेक्शन के दिन यानी कि डेट ऑफ रिमूवल के दिन भी 16%, तो ऑब्वियसली एक्साइजेबल गुड्स है या नहीं वो डेट ऑफ लेवाई में चेक करेंगे। कलेक्शन भले बाद में होगा, तो कलेक्शन कब हो रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी कितना होगा, 16%। ठीक है, लेवाई के दिन 16%, रिमूवल के वक्त 100%। एक्साइजेबल है या नहीं है, एक्साइजेबल गुड्स है लेकिन कलेक्शन 0 है हुआ। ठीक है, क्योंकि रिमूवल के डेट में 100% का एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है। यहाँ पर 16%, यहाँ एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन 50% आ गया, तो कितना ड्यूटी कलेक्ट होगा, 8%। यहाँ नील है और यहाँ 16% हो गया, यहाँ नील है, यहाँ 16% हो गया, तो अब गवर्नमेंट ड्यूटी कितने में मांगेगी, 16% पे। आप देखिए यहाँ ब्लैंक है, यहाँ 16% है। आप देखिए, अब सोच के देखो क्या होगा। जिस दिन लेवाई हो उस दिन ब्लैंक है, तो उस दिन नॉन एक्साइजेबल गुड्स हो गया। अगर नॉन एक्साइजेबल गुड्स हो गया तो गवर्नमेंट को हक ही नहीं मिलेगा टैक्स मांगने का, तो रिमूवल में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन एक्साइजेबल गुड्स नो ड्यूटी। उल्टा केस किया, देखिए यहाँ पर लेवाई के दिन कितना है, 16%, रिमूवल के बाद ब्लैंक है। अब बताइए लेवाई के दिन चेक करेंगे एक्साइजेबल या नॉन एक्साइजेबल, एक्साइजेबल गुड्स है। एक मिनट, एक्साइजेबल गुड्स चेक करेंगे। अब गवर्नमेंट को हक मिल गया ड्यूटी मांगने का। अब गवर्नमेंट मांगेगी या नहीं मांगेगी, गवर्नमेंट कहती है हम मांगेंगे, लेकिन जिस दिन रिमूवल हो रहा है उस दिन तो ब्लैंक रेट है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है तो ड्यूटेबल एट नियरेस्ट रेट ऑफ ड्यूटी प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, दिन का ड्यूटी मांगेंगे। यहाँ पे हमने देखा ये सीटा में मेंशन था, हाँ मतलब एक्साइजेबल गुड्स हो गया, एक्साइजेबल गुड्स है। यहाँ पे रिमूवल के वक्त ब्लैंक है, एक्साइजेबल गुड्स है ही नहीं, वहाँ पे मेंशन ही नहीं है। हाँ नहीं, ये चेक ही नहीं करेंगे। मैं क्या वो कह रहा हूँ, लेवाई के दिन चेक करोगे एक्साइजेबल या नॉन एक्साइजेबल। अगर एक्साइजेबल हो गया तब तो ड्यूटी मांग के रहती है गवर्नमेंट, छोड़ती है तो एहसान कर रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, हम इन सब में क्या हुआ, 16 नील, इन सब में क्या हुआ, एक्साइजेबल था। गवर्नमेंट ने कहा रिमूवल का डेट जो ड्यूटी प्रिवेल हो रही है वो दे दो, लेकिन यहाँ ब्लैंक हो गया, गवर्नमेंट को हक ही नहीं मिला इसलिए ड्यूटी नहीं मांगा। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, लेवाई तो है ना, तो गवर्नमेंट छोड़ नहीं रही है, मांग रही है, भले रिमूवल में ब्लैंक है। नियरेस्ट डेट देखिए। ठीक है, फिर रूल 8, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स लिखा हुआ, एक्साइज ड्यूटी होना चाहिए, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। अब जैसे सर्विस टैक्स में एसएसपी नॉन एसएसपी का केस था, यहाँ एसएसआई और नॉन एसएसआई का केस था। सर्विस टैक्स में 3 कैटेगरी बनाई हुई थी, कैटेगरी A1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। यहाँ पर 2 ही कैटेगरी, एसएसआई और नॉन एसएसआई। वहाँ पर पॉट रूल का कॉन्सेप्ट चलता था, यहाँ पॉट रूल का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सर्विस में दिखाई नहीं देता, यहाँ तो गुड्स से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एसएसआई है तो क्वार्टरली बेसिस पे पेमेंट करेगा, डेट वही है, सेम है, और नॉन एसएसआई है तो मंथली बेसिस पे पेमेंट कर रहा होगा। ठीक, और मैंडेटरी ई पेमेंट ही करना, इसलिए सब जगह 6 तारीख ही रिलेवेंट है। और एसएसआई किसको कहेंगे, जिसका टर्नओवर पिछले सालों में अप टू 4 करोड़ है, लेकिन उसको एग्जम्पशन सिर्फ 150 लाख का मिलता है। और इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ये 15% है, इसको ठीक करो। तो सर्विस टैक्स में तो 24%, 21% का भी रेट है, लेकिन एक्साइज में सिर्फ 15% है, कोई स्लैब नहीं है। अब देखिए, सर्विस टैक्स मांगते हैं सर्विस प्रोवाइडर से, अगर रिवर्स चार्ज लग गया तो सर्विस रिसीवर से, पार्शियल रिवर्स चार्ज है तो दोनों से 50-50। एक्साइज में जो हम लोग एक्साइज ड्यूटी मांगेंगे वो मैन्युफैक्चरर से मांगेंगे। रिवर्स चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ एक ही जगह है, वो है प्रोक्योरर ऑफ मोलासेस में, और कहीं नहीं है। तो एक्साइज ड्यूटी किससे मांगेंगे, मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो खुद मैन्युफैक्चर करता है, या फिर जो लेबर अपॉइंट करता है। तो मैं मालिक हूं, मैं लेबर अपॉइंट करके टेबल कुर्सियां बनवा रहा हूं, तो लेबर से एक्साइज ड्यूटी नहीं मांगेंगे, किससे मांगेंगे, मुझसे मांगेंगे, जो ओनर है। तो बेसिकली ये जो सेकंड वाला है वो कंपनी के लिए, और जो थर्ड है जो बहुत ज़्यादा इसमें डिस्प्यूट भी हुआ, ये है क्या, मैंने अगर किसी फैक्ट्री को किराए पे लिया हुआ, फैक्ट्री आपके नाम पे, लेकिन आपकी फैक्ट्री को मैंने किराए पे ले लिया और उसमें मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो उसमें उसका कंट्रोल एंड सुपरविजन किसके पास है, मेरे पास है, आपके पास नहीं है। अब एक्साइज ड्यूटी किससे मांगते हो, ओनर से मांगते हैं या मैन्युफैक्चरर से मांगते हैं, मैन्युफैक्चरर से मांगते हैं। यू आर नॉट द मैन्युफैक्चरर, यू आर सिंपली द ओनर, तो एक्साइज ड्यूटी देने की लायबिलिटी मेरी है,
जिसने फैक्ट्री किराए पे लिया हुआ है। लेकिन मैंने आपकी फैक्ट्री किराए पे नहीं लिया, मैं आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करता हूं, आप उसमें गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, आप मुझे बेच देते हैं। नाउ हु इज द रियल मैन्युफैक्चरर? यू आर द रियल मैन्युफैक्चरर, आई एम ओनली द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहां पर देखना होगा किसके कंट्रोल एंड सुपरविजन पे फैक्ट्री है। जिसके कंट्रोल एंड सुपरविजन में फैक्ट्री होगी उसको मैन्युफैक्चरर मांगेगा, ठीक है। तो हु इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में मैन्युफैक्चरर, वेयरहाउस गुड्स में वेयरहाउस, और प्रोक्योरर ऑफ मोलासेस में जो बायर है वो देगा। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब मैं इनडायरेक्ट टैक्स में बार बार बता रहा था, वैल्यूएशन में इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? सेल प्राइस। किसी के लिए सेल है तो किसी के लिए परचेज, सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, यहाँ भी वही है। तो पैकिंग चार्जेस पे एक्साइज ड्यूटी लगेगा। रीयूजेबल पैकिंग पे लगेगा जितना डिप्रिसिएशन, जैसे बोतल है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स जो बोतल है वो तो बेसिकली एसेट है, उसका एमोर्टाइज वैल्यू पे एक्साइज ड्यूटी लगेगा। धर्मदा चार्जेस पे लगेगा। वारंटी चार्जेस लगेगा। एक्सटेंडेड वारंटी चार्जेस नहीं लगेगा क्योंकि इसके ऊपर सर्विस टैक्स लग रहा है। बॉट आउट आइटम, अगर वो पार्ट है यानी कंपलसरी पार्ट है, जैसे गाड़ी निकाल रहे हो उसके साथ टायर में निकाल रहे हो तो उस टायर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगा। म्यूजिक सिस्टम एक्सेसरी हो गया, उस पर नहीं लगेगा। लेकिन उस म्यूजिक सिस्टम पे अगर आपने सीसीआर क्लेम कर लिया है तो रिमूव करते वक्त उस म्यूजिक सिस्टम पे एक्साइज ड्यूटी लगाओ और उसका सीसीआर माइनस कर दो। इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट नहीं लगेगा। ट्रेड डिस्काउंट नहीं लगेगा। सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। तो बेसिकली इसी पे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। रिटेल प्राइस वैल्यूएशन में ये कब एप्लीकेबल होगा? इट शुड बी अ गुड्स, इट शुड बी एक्साइजेबल गुड्स, और उसके ऊपर एड वैल्यूम रेट लगना चाहिए। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में उस पर एमआरपी फिक्स करना कंपलसरी होना चाहिए और ऑफिशियल गैजेट में मेंशन होना चाहिए कौन से गुड्स के ऊपर एमआरपी वैल्यूएशन लगेगा। दिस इज इक्वल टू 4A। और अगर एमआरपी वैल्यूएशन लग रहा है तो रिटेल सेल प्राइस यानी कि जितना एमआरपी आपने डिक्लेयर किया है उसमें अबेटमेंट माइनस होगा जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, और जो वैल्यू आएगी दैट इज डीम्ड एसेसिबल वैल्यू जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगा, ठीक है। फिर वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी मेथड, इसमें है क्या, 5 गुड्स नोटिफाई कर दिए गए जिसमें चोरी बहुत हो रही थी और कहा था फैक्ट्री में जितना प्रोडक्शन वो कर सकता है, मान लो 2 लाख पीसेस पाउच बना सकता है तो 2 लाख पाउच अब बनाओ या ना बनाओ उस प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर हम एक्साइज ड्यूटी ले लेंगे। तो ये है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन है सेक्शन 4 में। मैक्सिमम गुड्स यहीं पर कवर होते हैं और जितना आप इनवॉइस लिखते हैं उतने पे लगता है, तो रेट इनटू इनवॉइस वैल्यू। और सेक्शन 4A में अबेटमेंट के बेसिस पे एमआरपी वैल्यूएशन। सेक्शन 3A टोबैको प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। रूल 50 में स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम सर्कल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, जितना एक्चुअल प्रोडक्शन करेंगे उसके ऊपर लगता है। टैरिफ वैल्यू फिक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गारमेंट पे लगता है। स्पेसिफिक ड्यूटी सिगरेट्स पे लगता है, नंबर ऑफ पीसेस के ऊपर। इसको ना ठीक से हटा लो, बाकी हटा लो, इसको हटा लो। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इसको छोड़ देते हैं, मैं वैसे थोड़ा सा बता दूं। क्लासिफिकेशन गुड्स, सीटा में हजारों लाखों गुड्स के नाम लिखे गए हैं। वो हजारों लाखों गुड्स के नाम जो लिखे गए हैं, सबसे पहले नेचुरल गुड्स है जो जमीन के नीचे से आता है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट पहले होगा, वेज और एनिमल्स के नाम पहले लिखे होंगे, फिर एनिमल से जो जो चीज़ निकलती होगी, मिल्क से जो जो चीज़ निकलती होगी, ऐसे करके वो नेचुरल से आर्टिफिशियल में जाएगा वो पूरा का पूरा। तो चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, चैप्टर्स की कोडिंग कर दी है और चैप्टर की कोडिंग 2 डिजिट की है, ठीक है। अब पेपर मान लो, चैप्टर का नाम क्या है, अब पेपर से जितने भी चीजें निकल रही है वो सारे लिखे हुए, टिश्यू पेपर, ट्रेसिंग पेपर, वॉल पेपर, इन सब में क्या किया हुआ है, इसकी टैरिफ हेडिंग, पेपर का सब पार्ट, फिर उसका सब पार्ट, फिर उसका टप पार्ट। अब मुझे वॉल पेपर पे रिलेटिव ड्यूटी कितनी है, तो वॉल पेपर यानी कि इस ऊपर लगाने का, तो 48th चैप्टर में है, 14th कुछ होगा 20,100 और इस पर रेट ऑफ ड्यूटी लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, इसको ठीक कर लेना। उसके बाद क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, अगेन 1 अप्रैल को मैं पीछे मुड़ के देखूंगा, अगर मेरा टर्नओवर अप टू ₹400 lakhs है, देखो द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ क्लियरेंसेस ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इज अप टू ₹400 lakhs, तो मैं फाइनेंशियल ईयर 2 के लिए क्या मान लूंगा, SSI मान लूंगा, और मुझे लेकिन एग्जामिशन सिर्फ 150 लाख की मिलेगी, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है, मुझे ये 150 लाख का एग्जामिशन भी नहीं मिलेगा, कब, अगर क्लियरेंसेस ऑफ ब्रांडेड गुड्स है। तो मैं फैक्ट्री चला रहा हूं लेकिन और जूते बनाता हूं, बाटा का ब्रांड लगा के बेच रहा हूं,
तो मुझे 1 रुपये का भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, 1-1 रुपये पे मुझे एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। लेकिन इस ब्रांड नेम पे 4 एक्सेप्शन बना दिए। बोला ब्रांड नेम से आप निकालिए बट फैक्ट्री इज लोकेटेड इन रूरल एरिया, आपको 150 लाख का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अगर आप पैकिंग मटेरियल टू बी यूज बाय ब्रांड नेम ओनर बनाते तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे मैं मैकडोनल्ड का पैकिंग मटेरियल बना रहा हूँ तो मुझे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स क्लियर फॉर यूज एज ओरिजिनल इक्विपमेंट, जैसे मारुति जो गाड़ी है उसका कोई मैं पार्ट्स बना रहा हूँ और वो मारुति को ही मैं बेचता हूँ और बाहर भी बेचता हूँ, तो आई एम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मुझे उसका भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा। फिर अकाउंट्स बुक, रजिस्टर, राइटिंग पैड्स एंड फोल्डर, मैं किसी और ब्रांड नेम का बना रहा हूँ फिर भी मुझे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है। ये चारों मैं अगर अपने लिए कर रहा हूँ तब तो मेरे लिए तो है ही, लेकिन मैं किसी और ब्रांड नेम को यूज करके ये काम कर रहा हूँ तो कब एग्जाम्पशन है? फैक्ट्री रूरल एरिया में है तो मैं कुछ भी बनाऊँ मुझे एग्जाम्पशन है। फिर स्पेसिफिक एग्जाम्पशन क्या है? पैकिंग मटेरियल्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और फिर अकाउंट बुक, रजिस्टर एक्सेट्रा। ठीक है। रिटर्न में क्या देखिए क्या है, रिटर्न या तो मंथली या क्वार्टरली है और वहाँ पर सर्विस टैक्स में हाफ ईयरली है, यहाँ मंथली या क्वार्टरली। अब ये मंथली या क्वार्टरली किसके लिए? नॉन SSI है तो मंथली है और ड्यू डेट 10th मंथली, नेम ऑफ रिटर्न ER1 है और SSI है तो क्वार्टरली है और ये 5 ड्यू डेट ऑफ पेमेंट लिखा हुआ, सॉरी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट हो जाएगी उसी के बाद आप रिटर्न फाइल करेंगे तो 10 तारीख है, 10th क्वार्टरली ER3। और इन नॉन SSI को एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है, 30 नवंबर को वो फाइल करेगा। और कब फाइल करेगा? इफ एक्साइज ड्यूटी इज एटलीस्ट ₹100 लाख, ER4। रिवाइज रिटर्न, पहले एक्साइज के रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकते थे, अब रिवाइज हो सकते हैं। तो ER1, ER2, ER3, ER4 रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड प्रोवाइडेड ओरिजिनल रिटर्न इज फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। तो ये इसके पहले फाइल हुआ तभी रिवाइज हो सकता है। और इसका लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग और रिवाइज रिटर्न क्या है? बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ इन विच द ओरिजिनल रिटर्न इज फाइल्ड। रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ इन विच ओरिजिनल रिटर्न इज फाइल्ड। और रिवाइज्ड ER4 रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द सेड एनुअल रिटर्न। ये वाला ठीक है। चलिए।